वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये चैप्टर काफी लेंथी है। इसके जितने भी टॉपिक हैं उनमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और ये कंसेप्चुअल चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा टफ लगता है ये चैप्टर। आज के इस लेक्चर में हमें देखना है डीएनए रेप्लिकेशन को। पिछले कुछ लेक्चरों में हमने क्या क्या देखा, अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। सारे लेक्चर के वीडियो आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगे, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की आज हमें बात करनी है। लेक्चर नंबर 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। अच्छी तरीके से समझेंगे, डिटेल में लेक्चर को देखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर एक रीजन को देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन किसके अंदर होती है। डीएनए रेप्लिकेशन सेल में देखी जाती है। किस पर देखी जाती है? सेल में देखी जाती है। सेल 2 टाइप्स की हो सकती है। सेल कितने टाइप्स की होती है? सेल 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट सेल की, किसकी? प्रोकैरियोट सेल की, तो प्रोकैरियोट सेल में सबको पता है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में होता है। और डीएनए का ही क्या होता है? रिप्लिकेशन होने वाली है। हम पढ़ ही रहे हैं डीएनए रिप्लिकेशन। तो यहाँ पर जो डीएनए रिप्लिकेशन होने वाली है वो साइटोप्लाज्म में होगी और साइटोप्लाज्म में कब होती है? विभाजन से पहले ही हो जाती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में क्योंकि वेल डेवलप क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो डीएनए रिप्लिकेशन होने वाली है न्यूक्लियस के अंदर होने वाली है। और न्यूक्लियस के अंदर कब होती है? तो आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा क्लास 11 में कि इसकी जो साइकिल चलती है कुछ ऐसी चलती है। ये एम फेज है, ये एस फेज है, ये G1 फेज है और ये G2 फेज है। इतनी बातें सभी को पता होगी, क्लास 11 में पढ़ लिया होगा। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है किसमें? यूकैरियोट में, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है और कब होती है? एस फेज में होती है। कौन सी फेज में होती है बच्चा? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन देखने के लिए मिलती है। क्लास 11 की बातें थी, कुछ बेस था जो मैंने आपका बता दिया। इतनी बातें समझ में आई? मेरी आ गई होंगी। अब अगर मैं एक सेल की बात करता हूं, मैंने एक सेल लिया, ये मैंने क्या किया? एक सेल बना दिया। सेल में ये क्या होता है? सेल में मैंने इसको न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पर मैंने डीएनए रख दिया। सेल में कुछ ऑर्गन और होते हैं जिनके पास सेल्फ का डीएनए होता है। मैं बात करता हूं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि होती है एनिमल्स में, और बात करता हूं क्लोरोप्लास्ट की जो कि प्लांट में देखने के लिए मिलता है। किस पर? जो कि प्लांट में देखने के लिए मिल जाता है। इनके पास सेल्फ का डीएनए होता है, मतलब न्यूक्लियस में तो होगा ही डीएनए, साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। और जहां जहां डीएनए होगा बच्चा वहां वहां रेप्लिकेशन होना जरूरी है। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो उसके मैट्रिक्स पार्ट में होता है। और अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की तो वो उसके स्ट्रोमा पार्ट में होता है। क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। इतनी मेरी बातें समझ में आई क्या? सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। तो सभी को पता है ये हमारा जो डीएनए होता है वो करीब 2.2 मीटर का होता है। कितने पॉइंट? 2.2 मीटर का होता है। तो जब हमें डीएनए रेप्लिकेशन करवाना है ना, मेरी बात को समझिएगा, सभी जगह पॉसिबल नहीं है कि 2.2 मीटर लंबे डीएनए में एक साथ डीएनए रेप्लिकेशन होती हो। ऐसा नहीं होता है। डीएनए के कुछ खंड होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन बोलते हैं। मैं आर से इसको लिख रहा हूं, फिर मैंने यहाँ पर पूरी मीनिंग भी लिख दी। क्या? रेप्लिकॉन। ये क्या है बच्चा? रेप्लिकॉन है। ठीक है। रेप्लिकॉन क्या है? डीएनए के खंड है। इस रेप्लिकॉन में जो सेंट्रल पार्ट होता है वहां पर ओरिजिन प्लेस होता है। ओरिजिन हमने नाम दे दिया एक तरीके से कि इसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। मैंने ओरिजिन क्यों बोला मैं बता रहा हूं अभी। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? ओरिजिन लिख दिया। ठीक है। ये सभी जगह होगा। इस वाले रेप्लिकॉन में भी ओरिजिन यहाँ पर होगा, इस वाले रेप्लिकॉन में भी ओरिजिन यहाँ पर होगा। सेंट्रल में होता है, बीच में होता है। मैं बता रहा हूँ कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। इतनी मेरी बात समझ में आई। मैं एक रेप्लिकॉन की बात करता हूँ। एक रेप्लिकॉन में जो ओरिजिन पॉइंट होता है वहां से डीएनए खुलना स्टार्ट होता है। डीएनए देखिए 2 दिशाओं में खुलता है, एक तो इस दिशा में खुलेगा, दूसरा इस दिशा में खुलेगा। एक साथ 2 दिशाओं में खुलना स्टार्ट होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप एक तार ले लें, सभी के घर में तार अवेलेबल होगी, उसको बीच से पकड़ के इस तरह चिड़ना चालू कर देंगे तो देखेंगे दोनों तरफ से बराबर तार खुलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तार खुलेगी, मैं एक डीएनए बना रहा हूं, ये मैंने क्या किया? ये मैंने तार को खींचा तो थोड़ा सा क्या हुई? थोड़ा सा तार खुली। ठीक है। जब थोड़ा सा तार खुली तो कुछ मुझको ऐसा देखने के लिए मिला। ये बीच में जो तार खुली, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रेकिंग, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड थे वो टूट चुके हैं
और ये कैसे हुई, जो ओरिजिन से डीएनए रिप्लिकेशन देखने के लिए मिली तब। ये कैसे होता है, ये इस दिशा में भी होता है और ये इस दिशा में भी होता है। मतलब जो हम स्टडी करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, तो हम आधा पार्ट इसका लेते हैं और एनसीईआरटी ने आधे पार्ट का ही क्या बना रखा है, आधे पार्ट का ही डायग्राम ऐसे कुछ बना रखा है। इसको हम 5 दिशा बोल देते हैं, इसको हम 3 दिशा में बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी में आपको डायग्राम देखने के लिए मिल जाए, कहाँ, एनसीईआरटी में, ठीक है। अब ये डायग्राम कहाँ से आया, मैंने आपका बेस बताया भैया, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप बेसिक चीजों को नहीं क्लियर करते हैं तो बाद में ये सब चीजें एनसीईआरटी पर नहीं दे रखी, ये भी बता दूंगा आपको। अगर आप बेस ही नहीं बना पाएंगे बच्चे अपना, तो समझ कभी नहीं पाएंगे बायोलॉजी को। बायोलॉजी को समझने का एक मेथड होता है, ठीक है। इतनी मेरी बात समझ में आई। मतलब मैंने क्या कहा, फिर से समझिएगा। 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, जिसमें कुछ खंड बनते हैं जिसको हम बोलते हैं रिप्लिकॉन। रिप्लिकॉन के सेंट्रल पार्ट में ओरिजिन होता है। ओरिजिन मैंने इसको इसलिए कहा बच्चा, क्योंकि यहीं से डीएनए रिप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है, मतलब यहीं से उत्पत्ति होती है। ओरिजिन का मतलब ही होता है उत्पत्ति होना, ठीक है। तो उत्पत्ति यहीं से होती है, दोनों दिशाओं में होता है। और हम एक मतलब रिप्लिकॉन के आधे पार्ट को पढ़ते हैं, किस पर, डीएनए रिप्लिकेशन पर। इतनी मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब डीएनए रिप्लिकेशन में कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे हेलिकेज हो गया, टोपोआइसोमरेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए प्राइमर हो गया, एसएसबी प्रोटीन्स हो गई, और लाइगेज और न्यूक्लियस हो गए। ये ढेर सारे एंजाइम हैं जिनके अलग अलग वर्क होते हैं। मैं भी आपको क्लियर करता हूं। एक डायग्राम आपको सामने दिख रहा होगा। इस डायग्राम में जैसे जैसे मैं चीजों को बताऊं वैसे वैसे ही समझने की बच्चा कोशिश करिएगा। मेरी बात समझिएगा। अगर मैं डीएनए रिप्लिकेशन की बात करता हूं तो इसकी स्टार्टिंग होती है किससे, हेलिकेज एंजाइम से। ये एंजाइम क्या करता है, ये बॉन्ड को तोड़ता है। ये क्या करता है बच्चा, ये बॉन्ड को क्या करता है बच्चा, बॉन्ड को तोड़ता है। ये क्या करता है बच्चा, बॉन्ड को तोड़ता है। ये जब बॉन्ड को तोड़ता हुआ आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ये क्या है, दोनों तरफ आपको दिख जाएगी। ये इनको मैं बोलता हूं एसएसबी प्रोटीन। क्या बोलता हूं बच्चा, इनको मैं एसएसबी प्रोटीन बोलता हूं। और ये क्यों होती हैं, ये सेकंड नंबर में मैंने बात बताई। पहले नंबर मैंने क्या बताया, हेलिकेज के बारे में। सेकंड नंबर में मैंने एसएसबी प्रोटीन के बारे में बताया। क्या क्यों होती है एसएसबी प्रोटीन। देखिए, ये डीएनए था, जब मैंने इसकी हाइड्रोजन को तोड़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, किसके जरिए, हेलिकेज के जरिए, तब ये कुछ टूट के ऐसे हुआ। अब ये फिर से ऐसे ना हो जाए, ये और ना उलझ जाए, इससे बचाने के लिए मैंने एक प्रोटीन लगाई जिसको मैंने कहा एसएसबी प्रोटीन, जो इसको दोबारा जुड़ने, इसको उलझने और इससे फिर से नजदीक ना आ जाए, इस चीज से इसको क्या करते हैं, रोकते हैं, बचाते हैं। 2 बातें मेरी समझ में आई। तीसरी बात समझिए, टोपोआइसोमरेज के बारे में। ये क्या करता है, ये तनाव को कम करता है। ये तनाव को कम करता है। सर आप क्या बताना चाहते हैं, ये तनाव क्या है। तो एक बात बता बच्चा, अगर मैं तुझे कहता हूं कि तू एक तार ले और पकड़ के इस तरह तार को खींच, तो देखेगा क्या, तुम इधर भी और इधर भी एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि जो तार है वो उलझने लगेगी साइड में। करना तो इसको जरूर करना, प्रैक्टिकल जरूर करना। देख, जब हमने तार पकड़ के ऐसे खींची ना, तो तार अगल बगल क्या हुई, फंसने लगी, उलझने लगी। ऐसा डीएनए के साथ भी हो सकता है। तो ये कभी उलझे ना, इसके जो साइड वाले पार्ट है वो उलझ ना जाए, इसके लिए क्या रहता है, टोपोआइसोमरेज रहता है, जो इसको उलझने से रोकता है बच्चा। इतनी मेरी समझ में बात आई, आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं थर्ड नंबर की, तो मैंने बात कर ली। फोर्थ नंबर की मैं बात करता हूं किसकी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डीएनए पॉलीमरेज की। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसका है, पॉलीमरेज थर्ड का। ये क्या करता है, ये डीएनए सिंथेसिस करता है। पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए प्राइमर को हटाता है। सारी बातें समझ में आएंगी, अभी मैंने डायरेक्ट इस बात को लिखा दिया है। और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड डीएनए की मरम्मत करता है। इतनी बातें समझ में आई। अब मेरी बात समझ देख, डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि मैं तभी काम करूंगा जब मेरी कुछ रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और बिना डीएनए पॉलीमरेज के नया स्टैंड नहीं बन सकता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये न्यू स्टैंड को बनाने वाला है। क्या करता है, न्यू स्टैंड को क्या करेगा, बनाएगा। और इसके बिना नया स्टैंड नहीं बन सकता, तो भैया हमें इसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी। अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन में नया स्टैंड ही नहीं बनेगा। नए स्टैंड की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए मेरी बात को, मैंने ये डीएनए बना दिया, देख मैंने ये डीएनए बना दिया। इसको क्या करना है, हमें पहले तोड़ना है। हमने तोड़ तो दिया,
अब अगर इसका एक नया स्टैंड हमें इसके साथ जोड़ना है तो केवल एक ही चीज है जो कि डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि एक नया स्टैंड को इसके साथ क्या कर सकती है, जोड़ सकती है, नया स्टैंड को बना सकती है। लेकिन ये कहती है जब तक मेरी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी तब तक मैं काम ही नहीं करूंगी, और अगर इसने नहीं काम किया तो नया स्टैंड बनने वाला नहीं है। ये बात तो पता है, सभी को पता होगी, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ेगी। इसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ये कहता है कि मैं हमेशा 5 से 3 दिशा में ही क्या करूंगा, डीएनए को बनाऊंगा। ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट है, ये कहता है मुझको आरएनए प्राइमर चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट है। आइए इस 2 रिक्वायरमेंट को हम अच्छी तरीके से डिटेल में वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये एक वीडियो है, ठीक है, सॉरी ये एक वो क्या है अपना डायग्राम है, और इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये 5 नंबर और ये 3 नंबर कुछ ऐसा एनसीईआरटी ने दे रखा है। हमने जब डीएनए आपको पढ़ाया था, अगर मैं इस डीएनए को ऐसे बनाता हूं तो मैंने कहा था इसमें 2 स्टैंड होते हैं, एक तो 5 से 3 होता है, दूसरा जस्ट इसके अपोजिट होगा 3 से 5 होगा। इतनी बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, कोई समझाने वाली बात नहीं है। ये इतना तो हमारे पास है। अब बात ये आती है, सपोज दैट अगर मुझको एक नया डीएनए बनाना है तो यहाँ पर मुझको एक नए स्टैंड जोड़ने पड़ेंगे कि नहीं, यहाँ पर मुझको नया स्टैंड जोड़ना पड़ेगा। जब नया स्टैंड आएगा तो एक नया डीएनए बन जाएगा, ठीक है। तो स्टैंड जोड़ने के लिए पहली कंडीशन है, स्टैंड बना कौन सकता है, नया स्टैंड डीएनए पॉलीमरेज बना सकता है, लेकिन वो कहता है कि मुझको 2 चीजों की जरूरत है। पहला, मैं 5 से 3 दिशा में ही बनाऊंगा। दूसरा, मुझको क्या चाहिए, मुझको एक आरएनए प्राइमर चाहिए। आरएनए प्राइमर क्यों इसको जरूरत पड़ती है, कहता है एक छोटा सा आरएनए प्राइमर मुझको दे दो तो फिर मैं अगला डीएनए बनाता चला जाऊंगा, वैसा ही डीएनए बनाता चला जाऊंगा। तो मैंने क्या कहा, ठीक है भैया मैं आरएनए प्राइमर तेरे ऊपर लगा देता हूं ताकि तू डीएनए बनाए, क्योंकि मेरा काम है तुझे डीएनए बनाने में हेल्प करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आरएनए प्राइमर लगाया। अच्छा एक बात बताओ, नीचे वाला अगर स्टैंड 3 नंबर में है, मतलब तीसरा मैं कहता हूं उसको 3 बोल देता हूं, तो ऊपर वाला स्टैंड 5वें नंबर में होगा, मतलब ये 5 होगा, यानी ये क्या होगा, ये 3 होगा। और ये मैंने क्या लगाया है, ये मैंने क्या लगाया, ये मैंने आरएनए प्राइमर लगाया। ये मैंने क्या लगाया, छोटा सा आरएनए प्राइमर लगाया, क्योंकि इसने कहा था कि मुझको आरएनए प्राइमर की जरूरत है, और आरएनए प्राइमर की जरूरत है। और जब ये आरएनए प्राइमर 5 से 3 दिशा में होगा तो अगला डीएनए मैं बना दूंगा। मतलब ये 5 से 3 दिशा में आरएनए प्राइमर है, यानी यहाँ पर नया स्टैंड बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये नया स्टैंड बन जाएगा। अगर मैं ऊपर बात करता हूं तो ऊपर अगर मैंने यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगा दिया, अगर ऊपर वाला स्टैंड 5 है तो ये वाला 3 से 5 की दिशा में होगा, और अगर ये 3 से 5 की दिशा में हो गया तो डीएनए पॉलीमरेज नहीं काम करेगा, क्योंकि ये खाली 5 से 3 दिशा में ही काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज कहेगा मैं नया स्टैंड नहीं बनाऊंगा। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इस प्राइमर को यहां ऐड ना कर मैं इस प्राइमर को अगर यहां पर ऐड करूं, देखना इस प्राइमर को मैंने यहां पर ऐड किया, 5 से 3 दिशा में जब मैंने इसको ऐड किया तो ये 5 से 3 दिशा में हो गया। मतलब अब ये जो स्टैंड है वो इस तरफ बनने लगेगा, ऐसे स्टैंड बनने लगेगा, क्योंकि ये 5 से 3 दिशा में आ चुका है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, नया डायग्राम लेते हैं, नए तरीके से समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये 5 नंबर की दिशा थी, ये 2 नंबर की दिशा थी, ये दिशाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें याद रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्राइमर जोड़ा, ये प्राइमर 5 से 3 दिशा में होगा, लेकिन यहाँ पर मैं प्राइमर नहीं जोड़ सकता, क्योंकि अगला अगर मैं प्राइमर यहाँ पर जोड़ देता हूँ तो ये 3 से 5 दिशा वाला ही प्राइमर जोड़ सकता है यहाँ पर, और 3 से 5 दिशा वाले में जो नया स्टैंड है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं प्राइमर ना जोड़कर मैं प्राइमर कहाँ पर जोड़ता हूँ, यहाँ पर जोड़ता हूँ। ये यहाँ पर जोड़ूंगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, मतलब इस तरफ अब नया स्टैंड वाला डीएनए बन सकता है। और अगर मैं बात करता हूँ इस स्टैंड की, तो इसमें इस तरफ नया स्टैंड वाला डीएनए बनेगा। तो अब देख अच्छी तरीके से मेरी बात को समझिएगा, एक डायग्राम आपको सामने दिख रहा होगा, इस डायग्राम में कुछ ऐसा आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है बच्चा, ये क्या है, ये आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर है, इसमें ये 5 से 3 दिशा में है, यहाँ पर ये 5 से 3 दिशा में है, तभी ये न्यू स्टैंड बना, ये तभी न्यू स्टैंड बना, ठीक है। ये न्यू स्टैंड है और ये भी क्या है, ये भी नया स्टैंड ही है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अभी मैं डीएनए के थोड़े से पार्ट में नया स्टैंड बना पाया हूं, अभी मुझको और डीएनए खोलना है। मैंने और डीएनए जब खोला बच्चा, जब मैंने क्या किया, और डीएनए ओपन किया, तब फिर से नया स्टैंड बनना है। तो डीएनए पॉलीमरेज कहेगा कि मैं 5 से 3 दिशा में ही डीएनए बनाऊंगा। अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो 5 से 3 दिशा ही चल रही है, ठीक है। ये 5 नंबर था तो ये 3 नंबर है,
लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5 से 3 दिशा चल रही है, तो यानी एक नया डीएनए यहाँ पर जुड़ जाएगा, आराम से डीएनए का खंड आएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ आराम से आगे जुड़ जाएगा, आपको जुड़ता हुआ दिख भी रहा होगा यहाँ पर। ये क्या हो गया, ये एक नया मतलब सेकेंड न्यू स्टैंड बन गया। ये क्या हुआ, सेकेंड न्यू स्टैंड बन चुका है और फर्स्ट न्यू स्टैंड ये है, फर्स्ट न्यू NS लिख रहा हूं, मतलब न्यू स्टैंड यहाँ पर है, ठीक। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले स्टैंड की बच्चा बात करता हूं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसी दिशा में क्या बना सकता था, 5 से 3 दिशा, मतलब ये इस दिशा में क्या बना सकता था, नया स्टैंड को बना सकता था। यानी अब ये नए स्टैंड को पीछे की तरफ तो नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे, इसके जस्ट पीछे की तरफ जाएंगे, तो ये 5 से 3 दिशा की तरफ नहीं जा रहा है, ये क्या जा रहा है, ये इधर की तरफ भाग रहा है, मतलब 3 से 5 की तरफ भाग रहा है। तो इधर तो नया पॉसिबल नहीं है, यहां पर ये जाएगा इस तरफ, जबकि ये इधर जा रहा है 5 से 5, 3 से 5 की तरफ। तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, मतलब मुझको क्या करना पड़ेगा, एक नया आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक नया आरएनए प्राइमर यहाँ पर क्या किया, ऐड कर दिया, एक नया आरएनए प्राइमर जो कि था 5 से 3 दिशा में, मतलब ये 5 से 3 दिशा में ऐसे है, यानी एक नया स्टैंड यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ये आपको जुड़ गया होगा, ये क्या हो गया, ये सेकेंड स्टैंड हो गया, क्या, ये सेकेंड न्यू स्टैंड हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो इसको हटाते हैं और कुछ बातें और क्लियर करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब अगर मैं बात करता हूं ये वाले स्टैंड की, इसको मैं ए नंबर स्टैंड बोलूंगा, इसको मैं बी नंबर स्टैंड बोलूंगा। अगर मैं ए नंबर स्टैंड की बात करता हूं तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बार बार आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ रही है। आप देखेंगे यहाँ पर केवल, अगर मैं बी वाले की बात करता हूं तो बी वाले में केवल एक आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ी थी, जो कि था 5 से 3 दिशा में, लेकिन यहाँ पर बार बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीछे की तरफ नहीं बना पाएगा। जितनी बार मुझको नया स्टैंड जोड़ना पड़ेगा, उतनी बार मुझको आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस क्यों हुई बच्चा, क्योंकि यहाँ पर बार बार किसकी जरूरत पड़ रही है, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ रही है, और ऐसे स्टैंड को हम बोलते हैं क्या, लैगिंग स्टैंड। एक बात बता, जब भी तू वीडियो देख रहा होगा, सपोज तू वीडियो देख रहा है, तो वीडियो बार बार क्या हो रहा है, फंस रहा है। अगर ये वीडियो बार बार फंस रहा है तो हम कहते हैं बच्चा कि ये लैगिंग हो रही है। अगर ये लैगिंग हम वर्ड यूज करते हैं वहां पर जहां वीडियो फंस सकता है, तो क्या यहाँ पर लैगिंग वर्ड नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर भी क्या हो रही है, लैगिंग हो रही है। ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, कुछ देर तक बन रहा है, फिर नहीं बन रहा है, फिर बन रहा है, फिर नहीं बन रहा है, बार बार हमें आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ रही है। अगर मैं बी नंबर स्टैंड की बात करता हूं तो यहाँ पर लैगिंग नहीं हो रही है, मतलब ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, क्योंकि यहाँ पर बार बार आरएनए प्राइमर की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ऐसे स्टैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं बच्चा, लीडिंग स्टैंड। समझ में आ गया, इतना अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई ऐसी बात नहीं जो समझ में ना आई हो। अब एक बात बता मेरी, ढंग से समझना, अच्छी तरीके से समझना, तब ये बात समझ में आएगी। देख, अगर हम बात करते हैं ए नंबर स्टैंड की, अगर हम बात करते हैं ए नंबर स्टैंड की, तो यहाँ पर जो डीएनए बन रहा है, अगर ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट मैंने किसी कहा था, जब मैंने बीच से पकड़कर खींचा था, मैंने अभी भी आपको बताया, जब बीच से पकड़कर मैंने इसको खींचा था, तब मैं आधे पार्ट का क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो मतलब ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर होगा। ओरिजिन पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ, इस बात को समझ। यहाँ पर नीट में आया हुआ ये क्वेश्चन है बच्चा, नीट में इससे क्या पूछा गया था, नीट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था दिशा। दिशा में क्या पूछा गया था कि जो लैगिंग वाला स्टैंड होता है, उसमें जब नया स्टैंड जुड़ता है वो किस दिशा में जुड़ता है। ऑप्शन थे, ओरिजिन से पास आते हुए दिखता है कि ओरिजिन से दूर जाते हुए दिखता है। तो अगर हम देखते हैं इस बात को, तो इस तीर को देखो, तीर मैंने क्यों बनाई, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ बन रहा है। क्या, ये ओरिजिन की तरफ बन रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं लीडिंग स्टैंड की, तो ये ओरिजिन से दूर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो दूर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब ये ओरिजिन से अपोजिट बनेगा, और ये वाला जो लैगिंग वाला है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर बताया, और यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पतिया समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। देखो मेरी बात को समझो। अब मैंने क्या किया, मैंने डीएनए पॉलीमरेज को लिया। ये कौन सा वाला पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है बच्चा। यहाँ पर पहले क्या जुड़े हुए थे, यहाँ पर पहले आरएनए प्राइमर जुड़े हुए थे कि नहीं जुड़े हुए थे, यहाँ पर पहले आरएनए प्राइमर जुड़े हुए थे, ठीक है भैया जुड़े हुए थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे। तो इनको रिमूव भी करना पड़ेगा।
तो इनको रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं इस पॉलीमरेज को लाता हूं तो यहां से क्या हो जाते हैं, ये प्राइमर यहां से रिमूव हो जाते हैं। अगर ये प्राइमर रिमूव हो गए तो मुझको जो जो ए नंबर वाला स्ट्रैंड था, जिसको मैंने लैगिंग स्ट्रैंड बोला था, उसमें कुछ खंड जैसी संरचनाएं दिखती हैं। इसको एक साइंटिस्ट ने क्या बोला, अपने नाम से ही रख दिया। क्या ज्यादातर साइंटिस्ट यही करते थे, अपने नाम से ही चीजों को रखते थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, ये ओकाजाकी फिलामेंट है। क्या है बच्चा, ओकाजाकी फिलामेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, एक इंफॉर्मेशन थी मैंने बता दी। अब जो समझना है उसको समझो। हमें क्या जरूरत है, अब हमें जरूरत पड़ेगी कि हम इन स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, डीएनए के खंड लूंगा और जहां जहां मुझको स्पेस दिख रहा है डीएनए के खंड को जोड़ दूंगा। जहां जहां मुझको स्पेस दिखा, मैंने क्या किया, डीएनए के खंड को जोड़ दिया। ये दिखा क्या, सभी को दिखा। लेकिन एक बात बताओ, अभी भी ये डीएनए जुड़ा नहीं है, तो इसके लिए मैं एक एंजाइम का यूज करूंगा, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बच्चा, लाइगेज एंजाइम। और लाइगेज एंजाइम के जरिए इन खंडों को जोड़ दूंगा। मतलब मैं कहूंगा कि जो लाइगेज एंजाइम रहता है वो डीएनए खंडों को जोड़ने के काम में आता है। डीएनए के खंडों को जोड़ने के काम में आता है। क्या, जोड़ने के काम में आता है। ठीक है, काम में आता है। ठीक, बतिया समझ में आ गई, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसे ही हमें टॉपिक को बच्चा समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, इतनी बातें मेरी समझ में आई क्या। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो आरएनए प्राइमर को क्या करता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है। अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा कौन, यहाँ पर काम करेगा लाइगेज एंजाइम, जो इनको आपस में जोड़ देता है। अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझिएगा बच्चा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये कंप्लीट हो चुका है पूरा टॉपिक। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय द वे, अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत कमेंट करना है और बताना है कि मुझको सर यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, मुझको ये वाला पार्ट कम समझ में आया, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, वहां से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई। ऐसे ही कंप्लीट लेक्चर को हम समझेंगे बच्चा, हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ऐसे ही कंप्लीट चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।